morning dear student. How are you? I hope you are well. Student, पिछले क्लास में हमने विशेषण के बारे में जाना था तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। सभी को समझ में आ गई? यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। चलिए, तो हम लोग सार्वनामिक विशेषण तक पढ़ चुके थे, राइट। आज मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। पीयूष, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है? ओके, बताइए कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? नहीं, क्यों? फिर आपने क्या समझा? इसलिए मैंने पूछा कि मैं इसको डील नहीं कर पाई थी पिछले क्लास में, कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं स्टॉप कर दी थी। नेक्स्ट, पूजा। ओके, वेरी गुड आंसर। आज अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सार्वनामिक को समझना है कि यह सार्वनामिक विशेषण क्या है। बाय डेफिनेशन कहता है कि जो सर्वनाम शब्द, ध्यान से दीजिएगा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कह रहा है? जो सर्वनाम, सर्वनाम आपको पता है क्या होता है? शब्द संज्ञा के साथ, यानी इंक्लूड है, सर्वनाम भी है और संज्ञा के साथ, दोनों के साथ विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वह घोड़ा तेज दौड़ता है। वह क्या हो गया यहाँ? सर्वनाम, राइट। घोड़ा क्या हो गया यहाँ? संज्ञा। अब क्या कह रहा है? तेज दौड़ता है। तेज उसकी क्या है? खास विशेषता बता रहा है। तो आपने देखा कि यही तो परिभाषा में कह रहा है, तो आपको कहाँ समझ में नहीं आई? कह रहा है जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में आपने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीन भी शब्द है और तीनों के शब्द में, यानी सर्वनाम और संज्ञा के साथ जो विशेषण को बताती है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर? अगर आज नहीं है क्लियर तो आप यही पूछ सकते हैं कि नहीं समझ में आ रही है, फिर से मैं बताऊंगी। आ गई समझ में? चलिए, इसको अधिक और डिटेल में जानने के लिए हम इसके अंतर के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट, जब भी कोई भी सब्जेक्ट में अंतर के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो। इसको ऐसे समझने के लिए मैं, सपोज आप जिस घर में दो भाई बहन हो या दो बहनें हो, आप उसी में काफ़ी हद तक अंतर को देखेंगे। जैसे अगर आपको करेले अच्छे लगते हैं तो दूसरे भाई को नहीं लगेगा। उनको अगर बड़े भाई को मिठाई अच्छी लगती है, पसंद है, तो आपको नहीं है। ऐसे ही अंतर होते हैं जो कि दोनों में कभी भी समान नहीं होती है। एक ही घर में दो बहनें भी हो तो उसकी जो अंतर है अलग अलग होती है, राइट। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि ये क्या अंतर है। फर्स्ट है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। तो संख्यावाचक में हमने परिभाषा में पढ़ा, दोनों को मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि ताकि आपको डिफरेंट समझने में आसानी होगी। संख्यावाचक आपको पता है कि कोई भी संख्या, काउंटिंग, जैसे 1 दर्जन केले, तो दर्जन केले हैं तो 1 दर्जन इक्वल टू 12। तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो 12 जो है उसमें इकट्ठा कर देते तो वो काउंटिंग में आ जाती है, तो उसे ही हम संख्यावाचक कहते हैं। परिमाण, जिसे मापा या तौला जाता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर हम दूध की बात करें, पानी की बात करें, पेप्सी की बात करें तो वो उसमें मात्रा होती है, 2 लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर। अगर
गेहूं चने की बात करें, सब्जियां की बात करते हैं तो वहीं वजन की बात आती है। समझ में आ रही है? चलिए, संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित अनिश्चित गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर मापा तौला जा सकता है। मापना नापना एक ही वर्ड है। एक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है तो दूसरे में वजन अथवा मात्रा। आपने देखा, कह रहा है संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित अनिश्चित गिनती की जाती है। इसीलिए हमने पहले इसको निश्चित अनिश्चित में, ताकि आप कंफ्यूज ना होने। मैं इसीलिए डिटेल में जाना चाहती हूँ कि ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आने पाए। तो निश्चित अनिश्चित, निश्चित श्योर, अनिश्चित हो गया कि कोई उसकी निश्चितता है ही नहीं, गिनती नहीं की जा सकती, अनलिमिटेड, लिमिट और अनलिमिटेड की यहाँ बात कर रही है। जबकि परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर नापा तौला जा सकता है। हम 1 kg वजन कर रहे हैं, वहीं 2 लीटर दूध का वजन कर रहे हैं, राइट। एक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है तो दूसरे में वजन तथा मात्रा कही। जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमारी पुस्तक में 8 अध्याय है। यह क्या लग रहा है? 8 अध्याय है, इसका मतलब है कि उसकी पुस्तक में 8 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब आपको लग रहा है कि यह निश्चित संख्यावाचक है। 8 क्या हो गया? 8 काउंटिंग हो गया, तो क्या हो जाएगी? संख्यावाचक। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं। अब बहुत सारे हैं, यहाँ उसका अनलिमिटेड है, कोई काउंटिंग नहीं है। इसका मतलब है कि अनिश्चित संख्यावाचक है। बहुत सारे में सब आ जाते हैं। हो सकता है 40 भी होगा, हो सकता है 70 भी हो सकता है कि नहीं? तो मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं, इसका मतलब है ऐसे अगर सेंटेंस आपको आ जाते हैं तो वहाँ आप लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, राइट। नेक्स्ट है, एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े में बनती है। लगता है, क्या लग रहा है? अनिश्चित तो नहीं है, क्या है? दोनों बात को देखना होता है। अगर कह रहा है सबसे पहले तो आपको 7 आ गया, इसका मतलब काउंटिंग है, राइट। एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े से बनती है, तो इसका मतलब है यहाँ मापने और मात्रा का बताना है, तो वो भी देखना है आपको। यहाँ संख्यावाचक हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या बताया हमने कि परिमाणवाचक, जिसे मापा या तौला जा सकता है। तो ये तौलते तो नहीं है मीटर कपड़े, तो क्या करते हैं हम? नापते हैं ना फीता से। तो वही कह रहा है एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े में बनती है। अगर वो 7 मीटर कपड़े में उसका यूनिफॉर्म बनता है एक स्टूडेंट का, तो वो नेवर की 8 बन ही नहीं सकता 8 मीटर कपड़े में, राइट। तो क्या कहता है? निश्चित परिमाणवाचक है। आ रही समझ में सबको? नेक्स्ट बढ़ते हैं। 50 लोगों के खाने के लिए कितना लीटर तेल चाहिए? पता नहीं, आई डोंट नो कि कितना लीटर चाहिए। 50 लोग कम नहीं होते हैं, और हम उसको अंदाजा भी नहीं कर रखे हैं कि इसमें 50 लोगों का हम खाना बना रहे हैं, तो हमको कितना लीटर तेल की आवश्यकता पड़ेगी। अनलिमिटेड हो सकता है कि 5 लीटर भी लग जाए, हो सकता है 6 भी लीटर लग जाए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कितना लगेगा, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। ध्यान देना है, काउंटिंग नहीं है। अगर काउंटिंग पूछता है, निश्चित अनिश्चित सब में आएगी, लेकिन आपको अगर 8 बहुत सारे, तो काउंटिंग अनिश्चित संख्यावाचक बहुत सारे छात्र। अगर परिमाण की बात करें तो आपको 7 मीटर कपड़े में बनती है, तो निश्चित परिमाणवाचक। और अगर वजन की बात करते हैं, लीटर की बात करते हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़े, चलिए। अब सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अभी जस्ट डेफिनेशन हम पढ़े हैं सार्वनामिक विशेषण का। और सर्वनाम तो आपको पता ही है कि संज्ञा के जगह स्थान पे जो प्रयुक्त होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ मोहन खाना खा रहा है, मैं अगर यह वाक्य सही है बिल्कुल कि मोहन खाना खा रहा है, यह भी सही है। अगर यही शब्द में दूसरे शब्द के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि वह खाना खा रहा है, तो यह भी सही है। तो वह का जो प्रयोग हो गया वह सर्वनाम हो गया। चलिए देख लेते हैं इसकी।
वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वही है। जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, देखा, जब ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मीठा है, यह का प्रयोग क्या हो गया, यह मीठा है, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम। यह अगर फल मीठा है तो क्या हो गया, मीठा क्या हो गया, उसकी विशेषता। लेकिन डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करता है, मीठा से पहले क्या आ गया बीच में, फल, यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल को। वे फिल्म देख रहे हैं, वे क्या हो गया, सर्वनाम। वे फिल्म देख रहे हैं, कोई खास इसमें विशेषता तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसका सार्वनामिक विशेषण बनाया जाए तो क्या होगा, वे बच्चे फिल्म देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, फिल्म देख रहे हैं, कौन देख रहा है, तो बच्चे। तो आपने देखा कि संज्ञा सर्वनाम शब्द से पहले लगकर, अगर कोई शब्द पहले लगकर उसकी खास विशेषता बताया जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। राइट। चलिए, अब है विशेषण की तुलना और उनकी अवस्थाएं। विशेषणों की तुलना यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको पहले ही बताया, इससे पहले ही हमने बताया कि कंपैरिजन जब होता है तो एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे में डिफरेंट देखा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं अथवा पदार्थों की तुलना करके किसी एक को कम अथवा अधिक, अच्छा अथवा बुरा कहा जाता है तो वहाँ क्या होता है, तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग होता है। किसी में अच्छाई है, किसी में बुराई है। अगर दो बहनें हैं तो वहाँ एक बहन है बहुत पढ़ने में तेज है, वहीं दूसरी बहन क्या है, पढ़ने में डाउन है। राइट। वह खाने में तेज है तो वह खाने में कम खाती है। देखने में सुंदर है, यह उतनी ही कुरूप है। अगर वह लंबी है तो वह इसकी हाइट कम है। तो ऐसे ही दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, एक दूसरे से तुलना। हिंदी की बात करें तो कंपैरिजन का यहाँ अर्थ होता है तुलनात्मक। राइट। विशेषणों का प्रयोग जो होता है, इसके लिए विशेषण से पहले से की अपेक्षा मैं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब विशेषण का प्रयोग 3 अवस्था में किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, तुलना की दृष्टि से। यानी कह सकते हम कि तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं। क्या क्या, पहला मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था, तीसरा उत्तमा अवस्था। मूला अवस्था अगर इंग्लिश में आप पढ़े होंगे तो क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव डिग्री पढ़े होंगे, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूला अवस्था। तो किसी एक, इसमें 2 वर्ड्स शब्दों के मेल से बना है, वस्था अवस्था, यहाँ अ साइलेंट किया हुआ है। अगर संधि विच्छेद करते हैं तो मूल प्लस अवस्था, इसलिए मूला अवस्था है इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। यानी किसी एक वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की विशेषता बताने वाले विशेषण को हम मूलावस्था कहते हैं। जैसे सोनू अच्छा लड़का है, किसी खास एक पर्सन को दिखा रहा है। एक अगर पर्सन होगा तो एक वस्तु भी होगा, वस्तु समझते ही हैं, संज्ञा के डेफिनेशन पढ़े हैं। प्राणी मनुष्य हो गया, स्थान आगरा, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी, जिसकी विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण को मूलावस्था कहते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तो क्या देखा आपने, जैसे सोनू अच्छा लड़का है, किसी खास एक सोनू नाम लड़का है, यहाँ 2 तो है नहीं, सोनू अच्छा लड़का है। इसे ऐसे समझिए, एक फिल्म की तरफ से अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं। तो अमिताभ बच्चन क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है।
तो कोई एक ही तो है, अमिताभ बच्चन है। कोई, हम यहाँ तो शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे हैं, संजय दत्त की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, तो किसी एक पर्सन का बता रहा है। जैसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं, ऐसे वाक्य जो है मूला अवस्था पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट है उत्तरा अवस्था, इसे इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव का मतलब होता है दो व्यक्ति से तुलना। तो इसमें उत्तरा अवस्था में कहते हैं कि इसमें एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि दो व्यक्ति का, दो वस्तु का और दो स्थान का भी कंपैरिजन किया जाता है, कम या अधिक। जैसे अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से अधिक प्रसिद्ध है। अधिक आ गया, क्या है? प्रसिद्ध तो दोनों है, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी, लेकिन शाहरुख खान से अमिताभ बच्चन कहीं अधिक प्रसिद्ध है। राइट, क्लियर आ गया? उसे ही हम उत्तरा अवस्था कहते हैं, जैसे या कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें सोनू मोनू से अच्छा लड़का है, ऐसे कह सकते हैं। सोनू अच्छा लड़का था तो पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था। अगर सोनू मोनू से अच्छा, अधिक अच्छा लड़का है तो क्या हो गया? उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड उत्तमावस्था, जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। आपने देखा, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा पदार्थों अथवा स्थानों की तुलना करके उसमें एक को सबसे अच्छा या बुरा, अधिक या कम बताया जाता है, उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे सोनू सबसे अच्छा लड़का है, यानी तीनों को हम देखा, हमने क्या देखा तीनों में से? पहले सोनू अच्छा लड़का है, सोनू से मोनू अच्छा लड़का है, लेकिन इसमें क्या सुपरलेटिव में क्या देखा? सोनू सबसे अच्छा लड़का है। तो बात निकल के वहीं आ जाती है कि सोनू मेन जो हो गया, सोनू सबसे अच्छा लड़का है, इसे ही सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। समझ में आ गई? दो या दो से अधिक व्यक्ति को भी देखना है, पदार्थ को भी यानी वस्तु को भी देखना है, और स्थान की भी कंपेयर करना है, ध्यान दीजिएगा। और क्या करना है? उसमें एक को सबसे अच्छा या बुरा करना है, अधिक या कम बताया जाता है, उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तम प्लस अवस्था, उत्तमावस्था कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध है, इसका एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको कि सुपरलेटिव किसे कहते हैं। तीनों क्लियर है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कहीं दिक्कत? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, सबको समझ में आ गई? उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए ध्यान दीजिएगा, बीच वाली मैं ले रही हूँ, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रही हूँ। उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जबकि उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण में के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कठिन, तो क्या हो जाएगा? पहला, जैसे हमने क्या बोला, मूलावस्था क्या हो जाएगा? कठिन, कोई एक पर्सन। अगर दूसरा करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव, कठिनतर। और तीसरा की बात करें, उत्तमावस्था की बात करें, सुपरलेटिव की बात करें, तो उसमें क्या हो जाएगी? तम का प्रयोग होता है, प्रत्यय का। ये प्रत्यय लग रहा है तो कठिनतम। ऐसे शब्द मैं इसलिए प्रयोग में बता दिया आपको कि ये तीन शब्द जो है उसका एग्जाम्पल है। ऐसे आपको वो एग्जाम होते हैं ना, उसमें कैसे आता है क्वेश्चन? सिर्फ यही आता है कि आपको दिया जाएगा कि एक शब्द है, एक वचन, एक करके दे देगा, सुंदर, जैसे सुंदर, फिर आपको उत्तरावस्था और दूसरा उत्तमावस्था, तीनों में आपको लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूलावस्था क्या है, पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है।
तो मूलावस्था में क्या आ गया? सुंदर। कोई एक है, उसमें दो होंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरे में क्या लग गया? तर। तर का प्रयोग हो, प्रत्यय का हो रहा है, उपसर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय। तो सुंदरतर हो गया, सुंदरतर। और तीसरा क्या हो गया? उसमें सुपरलेटिव में उत्तम अवस्था में क्या हो गया? तम का प्रत्यय। तम का प्रत्यय का प्रयोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? सुंदरतम। राइट, यहाँ तक क्लियर? चैप्टर कंप्लीट हो गया। राइट, आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है। इन केस कहीं भी कठिनाई के सामना आपको करना पड़े तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अभी चैप्टर की समाप्ति हमने पढ़ाई के तौर पे किया है, लेकिन अभी हुई नहीं है। अगली कक्षा में हम कुछ शब्दों के बारे में इसी तरह एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाए, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं वो करा दूंगी आपको। तो कि संज्ञा से कैसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।